नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र एस है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र एस है। कह रहा है यदि कोण पी बराबर 37 डिग्री है। कह रहा है यदि कोण पी बराबर 37 डिग्री है तो बताइए कोण क्यू आर एस का मान क्या होगा। कोण क्यू आर एस का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है एक त्रिभुज है। कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और उसका परिकेंद्र एस है। हाँ बोलो। कह रहा है यदि कोण पी बराबर 37 डिग्री है तो बताइए कोण क्यू आर एस क्या होगा। हाँ बोलो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिकेंद्र होता क्या है। हाँ बोलो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों परिकेंद्र जो होता है वास्तव में वो परिवृत्त का केंद्र होता है। दोस्तों परिकेंद्र जो होता है वास्तव में परिवृत्त का सेंटर होता है। क्या परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक है। अब बात आती है कि परिवृत्त क्या होता है। तो परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। तो परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जो जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से दूसरे चैप्टर में जिक्र करेंगे। ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इतनी ही जानकारी काफी है। ठीक है। दोस्तों एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर। कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाने की यहाँ पर कोशिश की। एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाने की कोशिश की। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है। इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर। इसका नाम है आर। ठीक है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। दोस्तों ये जो त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है इसका परिकेंद्र एस है। परिकेंद्र एस है। मान लीजिए त्रिभुज का परिकेंद्र यहाँ पर स्थित है और इसका नाम एस है। ठीक है। दोस्तों ये जो परिकेंद्र है, दोस्तों ये जो परिकेंद्र है वास्तव में ये परिवृत्त का केंद्र है। हाँ, तो परिवृत्त क्या होती है। परिवृत्त एक ऐसा सर्कल होता है, एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। ठीक है। तो मैं परिवृत्त बना तो दोस्तों मैं यहाँ पर परिवृत्त बना लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर परिवृत्त बना लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है मेरे बच्चे के लिए। दोस्तों ये त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है और इसका परिकेंद्र एस है। दोस्तों ये जो परिकेंद्र एस है ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र है। तो परिवृत्त क्या होगा कहोगे। देखिए परिवृत्त एक ऐसा सर्कल होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। तो मैंने यहाँ पर परिवृत्त बना लिया। ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे कह रहा है कोण पी बराबर 37 डिग्री है। कह रहा है कि ये वाला जो कोण है ये 37 डिग्री है। क्या है 37 डिग्री है। हाँ, 37 डिग्री है। ठीक है। जब दोस्तों आप सीख जाओगे तो ये इस वृत्त को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिलहाल आप सीख रहे हैं इसलिए आपको बनाने की जरूरत यहाँ पर है। ठीक है। कह रहा है कि बताइए कोण क्यू आर एस बताइए। कोण क्यू आर एस बताइए। हाँ, मतलब ये कह रहा है कोण क्यू आर एस बताइए। कोण क्यू आर एस बताइए। कोण क्यू आर एस बताइए, मतलब ये वाला हमसे कोण पूछ रहा है। हाँ, ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है। दोस्तों हमसे कोण क्यू आर एस पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ, तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कि कोण क्यू आर एस होगा क्या। ठीक है। दोस्तों आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इस जीवा आप ये चाप देख रहे होंगे। हाँ, इस जीवा को या इस चाप को देख रहे होंगे। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण बना है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 37 डिग्री का कोण बनाया गया है। हाँ, अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 37 डिग्री का कोण बनाया गया है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया गया होगा। कहोगे देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है
उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो इस प्रकार अगर इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 37 डिग्री का कोण बनाया गया तो इसी चाप के द्वारा कुल मिलाकर वृत्त के केंद्र पर 74 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। 74 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इस प्रकार दोस्तों देखा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण है क्या है? इस प्रकार दोस्तों देखा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 74 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को देख रहे कहोगे हाँ। दोस्तों ये केंद्र से घेरे तक की दूरी क्या होती है कहोगे? त्रिज्या होती है। यहाँ अगर दोस्तों ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या होगा कहोगे हाँ, ये भी केंद्र से घेरे तक की दूरी है। दोस्तों ये जो केंद्र है ये वास्तव में ये इस सर्कल का केंद्र है। ठीक है, इस सर्कल का केंद्र है। दोस्तों इस सर्कल का अगर केंद्र है तो यहाँ इस केंद्र से सर्कल तक की दूरी क्या होगी कहोगे? सर्कल मतलब घेरे तक की दूरी त्रिज्या होगी। तो ये क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये दोनों दो भुजाएं क्या है? बराबर है। हाँ, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण, इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। आपस में बराबर होगा। आप लोग हाँ ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, इन तीनों त्रिभुजों की इन तीनों कोणों का योग होगा कितना होगा? देखिए इन तीनों कोणों का होगा, देखिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो होता है योग 180 डिग्री होता है। मैंने कहा ठीक है, इसलिए इन तीनों कोणों का भी योग 180 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है। होगा देखिए इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 74 डिग्री है। हाँ 74 डिग्री है। तो इस प्रकार देखा है तो इन दोनों कोणों की भागीदारी वास्तव में 106 डिग्री है। हाँ ठीक है, आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ ठीक है। तो इस प्रकार देखा है तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या है? 106 डिग्री है। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 106 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है दोस्तों, हमसे ये वाला कोण पूछा था कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस ट्रायंगल में तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। इस ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज में अगर तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो ऐसी स्थिति में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे कहोगे हाँ। मतलब इस त्रिभुज में देखा है तो इस भुजा के सम्मुख अगर ये वाला कोण थीटा है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी थीटा है। हाँ भैया, मतलब अगर देखा है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा x डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी x डिग्री है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों क्या है? बराबर कोण है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों कोणों का योग 106 डिग्री है। मतलब दो बराबर कोणों का योग 106 डिग्री है हो गया। अगर दोस्तों दो बराबर कोणों का योग 106 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना हो गया? 2 से भाग दे दीजिए तो आया 53 डिग्री। क्या आया? 53 डिग्री आया। इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया कोण QRS जो होगा, कोण QRS जो होगा वो 53 डिग्री होगा। क्या होगा? 53 डिग्री होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण QRS जो होगा वो 53 डिग्री होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए हमसे कह रहा है कि वृत्त के एक ही खंड में एक ही जीवा या एक चाप द्वारा एक ही जीवा या चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण सभी बराबर होते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पढ़िए, देखिए आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए हमसे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, देखिए हमसे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हमसे ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि वृत्त के एक ही खंड में ठीक है, मतलब एक ही हिस्से में, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है, कह रहा है कि वृत्त के एक ही खंड में एक ही जीवा या चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है। मान लीजिए दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है। अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है तो इसी चाप द्वारा वृत्त की इसी चाप द्वारा
अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी थीटा ही डिग्री का कोण बनाया गया होगा, थीटा डिग्री का ही कोण बनाया गया होगा। अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी चाप द्वारा 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 वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया गया होगा। यही इस कॉन्सेप्ट का कहना है, यही इस कॉन्सेप्ट का कहना है, यही इस कॉन्सेप्ट का कहना है। दोस्तों हमसे कह रहा है वृत्त के एक ही खंड में एक ही जीवा या चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी चाप के द्वारा यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया गया होगा, और इसी चाप के द्वारा यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया गया होगा, और इसी चाप के द्वारा यहाँ पर भी थीटा ही डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये बातें, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है, आइए हम इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करता चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यही करना है प्रूफ कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। यही तो प्रूफ करना है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का हमारा केंद्र है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का हमारा केंद्र है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। मान लीजिए दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा अगर दोस्तों वृत्त के केंद्र पर इस चाप के द्वारा 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है, क्योंकि देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होता है, वो केंद्र पर उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनेगा। थीटा डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है, उसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बताइए, अगर इस चाप के द्वारा केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो देखिए अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा। थीटा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो? हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इसी प्रकार एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो देखिए अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है यहाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर जितने कोण बन रहे हैं या बने हैं, उन सभी का मान क्या है, समान है। दोस्तों आप देख रहे हैं एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण क्या है, आपस में बराबर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर जितने कोण बने हैं वो क्या है, आपस में बराबर है।
यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि वृत्त की एक ही चाप द्वारा, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहीं से एक नियम निकलता है कि वृत्त के एक ही खंड में एक ही जीवा या चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो गई है। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमारे अंदर थोड़ा और विश्वास उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। आखिर ये कॉन्सेप्ट हमसे, आखिर ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, तो देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर 29 डिग्री है, तो बताइए कोण पी एस आर क्या होगा। आप देखते ही बता सकते हैं, आप देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमसे कह रहा है यदि दी गई आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर 29 डिग्री है, तो बताइए कोण पी एस आर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं। ठीक है, सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है, कहोगे हाँ। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दिखाई गई है, कहोगे हाँ। कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर दिखाई गई है। हाँ, दोस्तों इसका नाम है पी, इसका नाम है पी, इसका नाम है आर, कहोगे हाँ इसका नाम है आर, इसका नाम है क्यू, कहोगे हाँ इसका नाम है क्यू, इसका नाम है एस, हाँ भैया इसका नाम है एस। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर 29 डिग्री का कोण बना के दिया गया है, 29 डिग्री का कोण बना के दिया गया है, कहोगे। और हमसे यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा, कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों हमसे यहाँ पर, हमें यहाँ पर बनने वाला कोण दिया गया है और यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर 29 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर बना कोण पूछ रहा होगा हम। अभी को दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर किसी दोस्तों अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी आपको कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। हाँ, हाँ। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 29 डिग्री को कोण बना रहा है, उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर 29 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे 29 डिग्री का ही कोण बनेगा। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर सभी कोण बराबर होते हैं, इसलिए अगर इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर इस बिंदु पर 29 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर भी 29 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई है, अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहना क्या चाह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। अगर केंद्र ना होता तो हम दो तरीके से, तो तब हम दो तरीके से नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर केंद्र ना होता तो हम दो तरीके से नहीं कर सकते थे। कह रहा है यदि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण पीओएस जो है 100 डिग्री है, तो बताइए कोण क्यू आर ओ क्या होगा, कोण क्यू आर ओ क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र ना होता तो हम दो तरीके से नहीं कर सकते थे इसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, इसलिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा सबसे पहले आकृति दिया गया है, मैं वैसी आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसी आकृति दिया गया है वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
ऐसा बना रहा हूँ कि आपको लगे भी कि हाँ, ये व्रत का केंद्र है। पता चले कि आपको लग ही ना रहा है व्रत का केंद्र है तो फ़ायदा क्या हुआ? दोस्तों जैसी आकृति दिखाई गई है दोस्तों जैसी आकृति दिखाई गई है बनाकर, वैसी आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है, वैसी ही लगभग आकृति बनाने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है? वैसी ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हल्का-सा थोड़ा-सा डिफरेंस है, लेकिन उससे कोई लेना-देना यहाँ पर नहीं है। दोस्तों इसका नाम है एस कहोगे हाँ, इसका नाम है क्यू कहोगे हाँ, इसका नाम है पी, इसका नाम है पी, हाँ, इसका नाम है पी, इसका नाम है आर। दोस्तों ये जो है व्रत का केंद्र है, व्रत का केंद्र है, ठीक है? व्रत का केंद्र है, ठीक है? तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है, 100 डिग्री दिया है कहोगे हाँ, 100 डिग्री दिया है। हाँ, तो हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे? हमसे कह रहा है कि कोण क्यू आर ओ पूछ रहा है, कोण क्यू आर ओ पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है कहोगे हाँ, हमें ये वाला कोण, हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है? आप मेरी बात से सहमत हैं कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है? तो ये क्या है हमारा कहोगे? ये व्रत का केंद्र है। ये हमारा क्या कहोगे? व्रत का केंद्र है कहोगे। तो आप देख रहे हैं पहले मैं दोस्तों मैं 2 तरीके से इसे करना आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? दोस्तों ये क्या है कहोगे? ये व्रत का केंद्र है। ये हमारा व्रत का केंद्र है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये काट रही है कहोगे हाँ। और जब 2 रेखाएँ वर्टिकली दोस्तों जब 2 रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कोण होगा वास्तव में इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, समझ मतलब अगर ये कोण 100 डिग्री है तो ये भी कोण हमारा 100 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बात बताइए, ये व्रत का केंद्र है कहोगे? हाँ, तो यहाँ से यहाँ घेरे तक की दूरी क्या कहलाएगी कहोगे? त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ ये भी व्रत का केंद्र है कहोगे? ये व्रत का केंद्र है और ये भी हमारी क्या कहलाएगी कहोगे? त्रिज्या कहलाएगी। तो इस त्रिभुज में देखा है तो ये वाली भुजा क्या है? बराबर है कहोगे? हाँ, ये वाली भुजा बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री का है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री का है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा x डिग्री है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा x डिग्री है। मतलब देखा जाए तो दोनों क्या है? बराबर कोण है। हाँ भैया, बराबर कोण है। हाँ भैया। दोस्तों एक बात बताइए, इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता क्या कहोगे? 180 डिग्री होता है। तो ये जो त्रिभुज के तीनों कोण है इनका भी योग 180 डिग्री होगा कहोगे? हाँ। दोस्तों इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 100 डिग्री की है कहोगे? हाँ, 100 डिग्री की है, 100 डिग्री की है। तो 80 डिग्री की भागीदारी इन दोनों कोणों की होगी। हाँ भैया। मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है वो वास्तव में 80 डिग्री है। हाँ भैया। दोस्तों दोनों समान कोण है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों 2 समान कोणों का योग जो है 80 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए, अगर 2 समान कोणों का योग 100 डिग्री अगर 80 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना कहोगे? 40 डिग्री का है। हाँ भैया। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ। इस प्रकार देखा है तो कोण क्यू आर एस जो होगा, कोण क्यू आर ओ जो होगा या एस जो होगा वो 40 डिग्री का होगा। हाँ भैया। लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है? तो आइए हम इस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। हमें ये वाला कोण निकालना है कहोगे? हाँ, हमें ये वाला कोण निकालना है, ठीक है? ये हमारा व्रत का केंद्र था कहोगे? हाँ, ठीक है? एक बात बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों मुझे ये वाला कोण पता होता, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप द्वारा व्रत की परिधि पर यहाँ पर भी कोण बनाया जा रहा है। हाँ भैया। और इसी चाप के द्वारा व्रत के परिधि पर इस बिंदु पर भी कोण बनाया जा रहा है कहोगे? हाँ। अगर मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। हाँ, तो देखो, ठीक है? तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर बनने वाला कोण पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये क्या है? केंद्र है, इसलिए केंद्र से घेरे तक की दूरी ये क्या कहलाएगी कहोगे? त्रिज्या कहलाएगी। मतलब ये त्रिज्या है, ये भी हमारी क्या त्रिज्या है। आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आपस में, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और किसी त्रिभुज की जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब अगर ये इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला हमारा थीटा डिग्री का है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री का है। इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री का है। मतलब दोनों देखें तो बराबर कोण है कहोगे? हाँ। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कहोगे? हाँ। तो इन तीनों कोणों का भी योग 180 डिग्री होगा कहोगे? हाँ।
तो 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 100 डिग्री की है, हो गया। हाँ, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी कितनी होगी, हो गया 80 डिग्री की होगी। हाँ, तो इस प्रकार देख रहे हो दोनों कोणों का योग क्या है, 80 डिग्री है। तो दो समान कोणों का योग अगर 80 डिग्री है, दो समान कोणों का योग अगर 80 डिग्री है, तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना, हो गया 40 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण 40 डिग्री है, ये वाला कोण भी 40 डिग्री है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, हो गया 40 डिग्री है। हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर इस चाप के द्वारा, अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर 40 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, हो गया 40 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा। हाँ, मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए, एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। अगर इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर 40 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी 40 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा। हाँ, ठीक है। आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई है, कहोगे हाँ हमें आपकी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। हाँ? कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण RSQ जो है 57 डिग्री है। कह रहा है कि दी गई आकृति में RSQ जो है 57 डिग्री है। हाँ, कह रहा है कि RPS जो है 29 डिग्री है, RPS जो है 29 डिग्री है, हो गया। हाँ, कह रहा है कि कोण SRQ बताइए, कोण SRQ बताइए, कोण SRQ बताइए, ये पूछ रहा है, हो गया। हाँ, तो जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया है वैसा ही मैं आकृति सबसे पहले बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसी ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जैसी आकृति बनाई गई है वैसी ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, और नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है, वैसी ही आकृति सेम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसका नाम R है, हाँ कि ना, कहोगे इसका नाम R है, इसका नाम क्या, कहोगे इसका नाम Q है, हाँ कहोगे इसका नाम Q है, इसका नाम क्या, कहोगे इसका नाम P है, इसका नाम P है, हाँ कहोगे इसका नाम क्या है, कहोगे इसका नाम S है, हाँ कहोगे इसका नाम क्या है, S है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है, कहोगे यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 29 डिग्री दिया है, कहोगे हाँ 29 डिग्री दिया है। और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या दिया, कहोगे यहाँ पर हमें बनने वाला कोण दिया है 57 डिग्री दिया है, 57 डिग्री दिया है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हमसे कोण क्या पूछ रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि SRQ, कोण SRQ पूछ रहा है, कोण SRQ मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे हाँ ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, अगर दोस्तों इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ये वाला कोण तो हमें पता है, कहोगे हाँ, अगर ये वाला कोण भी पता होता तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, हाँ यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, आप देख इस चाप को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस चाप को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर 29 डिग्री का कोण बनाया गया है। अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर इस बिंदु पर 29 डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाया गया, क्योंकि देखिए अगर वृत्त की परिधि पर इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर 29 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर भी 29 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 29 डिग्री।
आप आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन तीनों कोणों का योग क्या होगा कहोगे? इन तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। इन तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आप मुझे बताइए इन दोनों कोणों का योग क्या है कहोगे? देखिए, इन दोनों कोणों का योग जो है 9 7 16 5 2 7 7 1 8 86 डिग्री है। हाँ, तो तीनों कोणों का योग जो है, इन तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री है। उसमें से इन दोनों कोणों की भागीदारी 86 डिग्री की है कहोगे हाँ। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी कहोगे? इस कोण की भागीदारी वास्तव में 94 डिग्री होगी। क्या होगी? 94 डिग्री होगी। हाँ, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, वो कुल मिलाकर 94 डिग्री है। हाँ, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 94 डिग्री का है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? दोस्तों आगे आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? दोस्तों मेरा काम है कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करवाना। ठीक है? जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप इस पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है? क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन लेता हूँ तो केवल समय ही खराब होगा। ठीक है? समय ही खराब होगा। क्योंकि 20-25 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है, तो 20-25 कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना है। ठीक है? हमसे कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बाँट देता है, अर्थात समविभाजित कर देता है। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल की एक जीवा है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा सर्कल है, तो इस सर्कल की जीवा ये है। इस सर्कल की जीवा जो है ये है। ठीक है? मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है? दोस्तों हमसे कह रहा है कॉन्सेप्ट में कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बाँट देता है, अर्थात समविभाजित करता है। इसका मतलब यही है कि अगर ये वृत्त का केंद्र है, तो ये वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वृत्त की जीवा ये है। अगर दोस्तों इस वृत्त के केंद्र से मैं एक ऐसे लंब डाल दूं इस जीवा पर, तो ये जीवा जो होगी, ये जो जीवा होगी, ये 2 बराबर भागों में बँट जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। आखिर ये कैसे हो रहा है? आखिर ये कैसे हो रहा है? आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। हम तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी हमें क्या प्रूव करना है? हमें यही प्रूव करना है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बाँट देता है, यही प्रूव करना है। हाँ, ठीक है? हमें क्या प्रूव करना है? हमें यही प्रूव करना है कि इस केंद्र से, वृत्त के इस केंद्र से इस जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, वो जीवा को 2 बराबर भागों में बाँट देता है। हमें यही प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा वृत्त है और इसका केंद्र ये है और इसकी जीवा ये है। ठीक है? तो मैंने वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर लंब डाल दिया। ठीक है? जीवा पर एक लंब डाल दिया और लंब डाल दिया। ठीक है? और ये जो हमारा लंब है, ये जीवा को मान लीजिए सी बिंदु पर काटता है। ठीक है? मान लीजिए इस जीवा की लंबाई AB है। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस केंद्र से, वृत्त के केंद्र से ए को मिला देता हूँ तो ये दूरी क्या कहलाएगी? क्योंकि ये वास्तव में दूरी त्रिज्या कहलाएगी। मैंने कहा कैसे? आपने बता दिया। होगा देखिए, वृत्त के केंद्र से घेरे तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, मतलब ये दूरी हमारी त्रिज्या है। हम ये दूरी हमारी त्रिज्या है। ठीक है? एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर बी बिंदु से मिला देता हूँ तो ये दूरी क्या कहलाएगी? तो ये भी हमारी त्रिज्या कहलाएगी। मैंने कहा कैसे? आपने बता दिया। होगा देखिए, वृत्त के केंद्र से घेरे तक की दूरी जो होती है त्रिज्या होती है, मतलब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। कहोगे हाँ, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है। इस प्रकार देखूं, अगर सर्कल एओबी में देखूं तो अगर मैं सर्कल एओबी में देखूं तो इस भुजा और इस भुजा की लंबाई बराबर है, क्योंकि वो क्या है? दोनों, क्योंकि दोनों क्या है? त्रिज्या है। हाँ, सर्कल की त्रिज्या है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगी। हो गया हाँ, मतलब हो गया, मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री का है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री का ही होगा। हाँ, होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों आप त्रिभुज एओसी को देख रहे हो? हाँ, त्रिभुज एओसी को देख रहे हो? हाँ। तो आप मुझे बताइए त्रिभुज एओसी के माध्यम से कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो ये अगर मैं इस त्रिभुज में देखता हूं तो कोस थीटा बराबर आएगा AC अपॉन AO आएगा। हाँ, कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर AC अपॉन AO होगा।
AC अपॉन AO होगा। हाँ कि नहीं? AC अपॉन AO होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? यहाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है? अच्छा अच्छा AO की जगह मैं क्या त्रिज्या दोस्तों AO की जगह आप R लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? क्योंकि AO क्या है? त्रिज्या है। तो AO की जगह मैं R लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है? फिलहाल आप लिखिए मत, ठीक है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो cos थीटा की वैल्यू AC अपॉन AO होगी। अच्छा, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए cos थीटा की वैल्यू जो होगी, अगर मैं इस त्रिभुज में देखता हूँ तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज में देखूँ तो देखता हूँ तो cos थीटा की वैल्यू जो होगी BC अपॉन AO, BC अपॉन BO होगी, BC अपॉन BO होगी। हाँ, BC अपॉन BO होगी, BC अपॉन BO होगी। हाँ, आप मेरी वजह से सहमत हो गए? हाँ। तो cos थीटा की वैल्यू अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो ये है। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर इसके अनुसार देखता हूँ तो ये है। तो cos थीटा की वैल्यू ये है अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ। अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो cos थीटा की वैल्यू ये है। हाँ, तो दोनों वैल्यू तो आपस में बराबर होंगी तो हाँ, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है? cos थीटा की वैल्यू है तो हाँ, तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी, दोनों वैल्यू बराबर होंगी। हाँ, तो मैंने यहाँ पर बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि AO की वैल्यू जो है BO की वैल्यू के बराबर है क्योंकि दोनों क्या है? त्रिज्या है तो यहाँ। तो अगर AO की वैल्यू और BO की वैल्यू आपस में बराबर है तो AO से BO कैंसिल हो जाएगा हो गया। हाँ, AO से BO कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार बचा क्या होगा? इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार आया AC अपॉन AC बराबर आया BC, AC बराबर BC आया। हाँ, AC बराबर आया BC। आप मेरी वजह से सहमत हो? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि ये लंब डाला गया था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि AC की जो लंबाई है वो BC की लंबाई के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि AC की जो लंबाई है वो BC की लंबाई के बराबर है। हाँ, दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जब ये लंब डाला गया है, ये जो लंब डाला गया है OC, इसने क्या किया है? इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया क्योंकि इस भाग की जो लंबाई है उतनी ही लंबाई इस भाग की भी है। तो हाँ, दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि ये जो लंब डाला गया है इसने क्या किया है? जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो हाँ, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इस भाग की जितनी लंबाई है, इस भाग की जितनी लंबाई है, क्योंकि आप देख रहे हैं AC बराबर BC है, मतलब इस भाग की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इस भाग की है। तो हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है? यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब शब्द विभाजित कर देता है। ठीक है? ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसका बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग होता है क्वेश्चनों के। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी को दुनिया में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? अब आइए दोस्तों हम आगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर कह रहा है कि एक वृत्त की 16 सेंटीमीटर जीवा AB पर OM लंब है। कह रहा है एक वृत्त की 16 सेंटीमीटर जीवा AB पर OM क्या है? लंब है। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तब लंब OM की लंबाई क्या होगी? हाँ, दोस्तों एक वृत्त है और उसकी जीवा जो है दोस्तों एक वृत्त है और उसकी 16 सेंटीमीटर दोस्तों एक वृत्त है और उसकी एक जीवा है 16 सेंटीमीटर की। दोस्तों एक वृत्त है और उसकी एक जीवा है AB, इसकी एक जीवा है AB 16 सेंटीमीटर की। हाँ, ठीक है? दोस्तों एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसी वृत्त की एक जीवा है AB जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। हाँ, दोस्तों OM जो है दोस्तों OM जो है इस जीवा पर लंब है। हाँ, OM जो है इस जीवा पर लंब है। OM जो है इस जीवा पर लंब है। हाँ, अगर दोस्तों OM जो है इस जीवा पर लंब है तो इस जीवा को OM ने इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हो गया। हाँ, अगर OM जो है अगर दोस्तों O से खींचा गया जो हमारा O से खींची गई जो रेखा हमारा OM है, अगर वो जीवा पर लंब है तो इसने जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना? हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, मतलब इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की होगी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तो बताइए ये जो OM लंब है इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई क्या होगी? यही तो पूछ रहा होगा। हाँ, इसकी लंबाई हमें यही पूछ रहा है, इसकी लंबाई हमसे यही पूछ रहा है। मेरे को पूछो तो OM की लंबाई दोस्तों त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर दी है? तो 17 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस केंद्र को बिंदु A से मिला देता हूं तो ये दूरी क्या कहलाएगी? तो त्रिज्या कहलाएगी और इसकी लंबाई कितनी दी है? तो इसकी लंबाई हमें 17 सेंटीमीटर दी है। 17 सेंटीमीटर दी है।
आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो ये जो जीवा थी, इसकी लंबाई कितनी थी? क्योंकि 16 थी। तो इस लंब ने जीवा को 2 बराबर भागों में बाँट दिया। तो हाँ, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो गई? हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 8 है। तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, ये क्या है? कहोगे समकोण त्रिभुज है। तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण जो है 17 सेंटीमीटर है, आधार 8 है। और जब और आपको ट्रिपलेट के माध्यम से याद होगा कि जब हमारा कर्ण 17 होता है, आधार 8 होता है, तो हमारा लंब जो होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है। 15 सेंटीमीटर होता है। हाँ, 15 सेंटीमीटर होता है। मतलब देखा जाए तो जो हमारा ओएम लंब है, उसकी लंबाई कुल मिलाकर 15 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। क्या कह रहा है? तो देखिए कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा। ठीक है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? तो देखिए हमसे कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब 1 मिनट रुक जाइए। ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा था? तो देखिए हमसे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री की कोण बनाती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसे प्रूव भी करेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा सर्कल है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा सर्कल है। ये हमारा क्या है? सर्कल है। ठीक है। हमें हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या है? सर्कल। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा सर्कल है। दोस्तों हमसे कॉन्सेप्ट कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। कभी मान लीजिए दोस्तों वृत्त के इस बिंदु पर, मान लीजिए दोस्तों वृत्त के इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्पर्श रेखा आखिर होती क्या है? आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्पर्श रेखा होती क्या है? मान लीजिए दोस्तों वृत्त के इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्पर्श रेखा होती क्या है? ठीक है। मान लीजिए दोस्तों वृत्त का केंद्र ये है। मान लीजिए दोस्तों वृत्त का केंद्र ये है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगर मैं वृत्त केंद्र से इस बिंदु को मिला दूं, इस बिंदु को मिला दूं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिज्या पर अगर दोस्तों मैं वृत्त के केंद्र को इस बिंदु से मिला दूं, तो ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी। और ये जो त्रिज्या है, ये वास्तव में ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या हमारी है, इस त्रिज्या पर ये जो स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है। आपको समझ में आ गई है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, 1 मिनट होगी। तो आपको यहीं से हमेशा बात को ध्यान रखना है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली जो त्रिज्या पर उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। आखिर ये कैसे हो रहा है? आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा? देखिए हमें प्रूफ करना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, हमें प्रूफ क्या करना होगा? हमें प्रूफ करना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है, उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमें यही तो प्रूफ करना है। हाँ, हमें प्रूफ करना है। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इस वृत्त का एक केंद्र ये है। ठीक है। इस वृत्त का केंद्र ये है। ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, इस वृत्त के केंद्र से कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लिया। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त है हमारा और इस वृत्त का केंद्र ये है, और इस वृत्त के केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लिया और इसे मैंने एक रेखा के द्वारा मिला दिया। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, एक रेखा के द्वारा मिला दिया।
ठीक है। अब दोस्तों मैंने अपने प्रकार दोस्तों मैंने एक प्रकार लिया दोस्तों अब अगर एक प्रकार से दोस्तों मैंने एक प्रकार से इस ये जो दूरी है इससे आधे अधिक दूरी अपने प्रकार में भरा और एक इस बिंदु से चाप लगाया। इस बिंदु से एक ऐसे चाप लगा दिया। इस बिंदु से एक चाप लगा दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मैंने नीचे भी लगा दिया एक चाप, ऐसे ही मैंने नीचे भी एक चाप लगा दिया, ऐसे ही मैंने एक नीचे भी चाप लगा दिया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से मैंने एक चाप लगाया इस बिंदु पर और यहाँ से भी एक या इस बिंदु से भी एक चाप लगाया इस बिंदु पर, ठीक है। इसी प्रकार प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर रखा और फिर से यहाँ पर एक चाप लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर भी एक चाप लगा दिया, ठीक है। दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं उससे मैंने एक रेखा के द्वारा मिला दिया, एक रेखा के द्वारा मिला दिया, एक रेखा के द्वारा मैं से मिला दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, एक हमारा सर्कल था, एक वृत्त था और उसका केंद्र मान लीजिए ये था। इस केंद्र से कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु लिया और उन्हें एक रेखा के द्वारा मिला दिया। अब मैंने अपने प्रकार में क्या किया, ये जो दूरी है इससे अधिक दूरी प्रकार में भरा और उस दूरी से और नुकीला सिरा प्रकार का यहाँ पर रखा और चाप मार दिया यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी नुकीला सिरा रखकर यहाँ पर भी चाप मार दिया, यहाँ पर भी चाप मार दिया। जहां पर दोनों चाप काट रहे हैं उसे एक रेखा के द्वारा मिला दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या कर रहा हूं, जब मैंने मिला दिया तो ये जो रेखा है ये दो बराबर भागों में बट गई। जब मैंने दोस्तों मिला दिया तो ये रेखा जो है दो बराबर भागों में बट गई, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब दोस्तों मैंने नुकीला सिरा अपना रखा, अपना नुकीला सिरा रखा यहाँ पर गोला प्रकार का, ठीक है। अब मैंने सर्कल ऐसे खींच दिया, एक सर्कल ऐसे खींच दिया, एक सर्कल ऐसे खींच दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैंने प्रकार में अपनी ये दूरी भरा, उसके बाद एक सर्कल ऐसे खींच दिया, एक सर्कल ऐसे खींच दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब दोस्तों मैं सर्कल ऐसे खींचूंगा तो ये सर्कल जो होगा, ये जो रेखा है ये सर्कल का व्यास बन देगी, सर्कल का डायामीटर बन देगी, सर्कल की डायामीटर बन देगी। दोस्तों जब मैं यहाँ पर नुकीला सिरा रखकर ये दूरी भरकर सर्कल में यहाँ पर नुकीला सिरा रखकर एक ऐसे वृत्त बनाता हूं तो ये जो हमारा रेखा है ये सर्कल का डायामीटर बन जाएगी। क्या हो जाएगी, सर्कल का डायामीटर हो जाएगी, ठीक है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस बिंदु से मैं इस सर्कल पर दोस्तों इस सर्कल पर मैं इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच ले रहा हूँ, दो स्पर्श रेखा खींच ले रहा हूँ, दो स्पर्श रेखा खींच ले रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस बिंदु से मैं सर्कल के इस बिंदु पर और इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच ले रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने खींच लिया इस बिंदु यहाँ से भी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस सर्कल को, बड़े वाले सर्कल को देख रहे हैं? हाँ, बड़े वाले सर्कल को देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मैं अगर इस यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, ये वास्तव में बड़े वाले सर्कल का डायामीटर है। अब दोस्तों डायामीटर के इस सिरे को मैंने इस बिंदु से मिला दिया, इस बिंदु से मिला दिया, इस बिंदु से मिला दिया, ऐसे इस बिंदु से मिला दिया। हाँ, ऐसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर भी इस बिंदु से मिला दिया, इस बिंदु से मिला दिया, ठीक है। इस बिंदु से मिला दिया। ऐसे ही दोस्तों मैंने इस बिंदु से भी मिला दिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इस बिंदु को, अगर दोस्तों डायमीटर के इस सिरे को मैंने इस बिंदु से मिला दिया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बना है। अब केवल बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना है और ये जो त्रिभुज बना है ये वास्तव में व्यास मतलब डायामीटर पे बना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बना है वास्तव में डायामीटर पे बना है। हाँ, मतलब देखा तो ये जो हमारा दोस्तों ये हमारा, अगर मैं इस हिस्से को नीचे वाले छुपा दूं तो ये वास्तव में अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस अर्धवृत्त में ये जो हमारा त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज बना है वो वास्तव में डायामीटर में बना है, डायामीटर में बना है। तो व्यास में बना कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, हाँ ये भी जो कोण हमारा बना है ये वास्तव में डायामीटर में बना है और व्यास में बना कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पर भी बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं, अगर मैं मान लूं वृत्त का केंद्र ये है और यहाँ अगर वृत्त का केंद्र ये है, मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर वृत्त का केंद्र है तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बना होगा, 180 डिग्री का कोण बना होगा।
तो आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाया गया है? देखिए, अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो हाँ, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाया है। तो अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनाया है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाया गया होगा? तो 90 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा वृत्त है, इस वृत्त पर इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इस बिंदु पर एक स्पर्श। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस सर्कल में इस बाह्य बिंदु से इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और स्पर्श रेखा को अगर मैं स्पर्श रेखा को इस वृत्त के केंद्र से मिला देता हूँ, तो इस त्रिज्या पर ये जो स्पर्श रेखा है 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब यहीं से एक नियम निकलता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से मिलान जोड़ने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इस स्पर्श रेखा को केंद्र से जोड़ने वाली जो रेखा है उस पर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। क्योंकि हाँ, यही से एक नियम निकल जाता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहेगा। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमें ध्यान रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं? हाँ, पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को मैं यहीं पर समझा देता हूँ इसी के माध्यम से, जिससे मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, जिससे मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कह रहा किसी बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव समान होती है, अर्थात बराबर होती है। अर्थात यदि दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में PQ बराबर PR के होगा। हम ठीक है दोस्तों, एक बात आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं, ये वाला सर्कल देख रहे हैं? हाँ, तो इस सर्कल में आप देख रहे हैं कि एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींची गई है। तो आप देख रहे हैं? हाँ, हम देख रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों ये हमारा वृत्त का केंद्र है, इस छोटे सर्कल का वृत्त का केंद्र है। हाँ, तो ये जो है हमारा छोटे सर्कल का केंद्र है। हाँ, तो इस केंद्र से घेरे तक की दूरी क्या करेगी? त्रिज्या करेगी। मतलब ये जो दूरी है हमारी, ये जो त्रिभुज का ये हमारा जो है भुजा हमारी, ये कैपिटल स्मॉल r है। हाँ, मान लीजिए स्मॉल r है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये केंद्र है सर्कल का। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या करेंगे? त्रिज्या करेंगे, मतलब r है ये दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये जो दूरी थी, हमारी वो D थी। ये जो दूरी थी हमारी D थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस त्रिभुज में ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके सामने की जो भुजा है वो क्या है? ये इसके सामने की भुजा वास्तव में कर्ण होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। और ये क्या होगी? आधार होगी। ये क्या होगी? लंब होगी। आप मुझे बताइए, अगर हमारा कर्ण D है और आधार R है, तो ये जो लंब है ये कितना होगा? ये वास्तव में D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होगा। ये कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से आया है। पाइथागोरस प्रमेय से आया है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब आ जाइए इस त्रिभुज में आ जाइए। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री
का कोण बन रहा है। ऐसी स्थिति में इसके सामने का जो भुजा है, इसके सामने की जो भुजा है, इसके सामने की जो भुजा है, ऐसी स्थिति में इसके सामने की जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? तो भुजा कर्ण कहलाएगी। मतलब ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, तो ये हमारा क्या होगा? लंब होगा। अगर दोस्तों हमारा कर्ण डी है और आधार आर है, तो लंब क्या होगा? भैया लंब देखा है तो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ तक पूरी तरीके से सहमत हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस भुजा की दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से इस वृत्त पर जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, वो उनकी लंबाई क्या है? आपस में बराबर है। तो यहीं से दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, दोनों जो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, उनकी लंबाई क्या आपस में बराबर है? तो हाँ, बराबर है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि किसी बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है और दोनों जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है उनकी लंबाई क्या है? बराबर है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता दूं? कहोगे हाँ बता दीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहीं पर, क्योंकि मुझे दोबारा ना तो फिर से इस कुछ समझाने के लिए, उस चीज को समझाने के लिए फिर से ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये इस त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। कहोगे हाँ। और ये वाली भुजा जो है इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। कहोगे हाँ। और ये तो हमारा कोण है। कहोगे हाँ। आप देख रहे हो क्या? हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर है। और जब दोस्तों किसी भी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर होती है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो आप देख रहे हैं इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर है। हाँ भैया। और जब दो त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। और दोस्तों दो सर्वांगसम त्रिभुजों की दोस्तों दो दो और दोस्तों दो सर्वांगसम त्रिभुजों की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुजों के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर इस त्रिभुज का अगर इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की ये वाली दोनों भुजाएं समान है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुजों की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस भुजा के सम्मुख ये इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री का ही होगा। थीटा डिग्री का ही होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर दोस्तों इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण जो होगा इस त्रिभुज की इस भुजा के सम्मुख इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा फाइव डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी हमारा 5 डिग्री का होगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है कि अगर हम किसी भी वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, और उस स्पर्श बिंदु अगर दोस्तों आपको हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है एक बात, कि किसी भी वृत्त पर अगर हम किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और मिला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम उनके बीच में एक रेखा खींच देते हैं, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद वाली बात है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए,
हमने इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई थी। हाँ, खींची थी, ठीक है। और जहां पर जिस बिंदु पर खींची गई है जिस स्पर्श बिंदु पर खींची गई है दोनों स्पर्श रेखाएं, उस बिंदु को मैंने केंद्र से मिला दिया। हाँ, केंद्र से मिला दिया। आप देख रहे हैं होंगे, हाँ हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जिस बाह्य बिंदु से खींची गई थी स्पर्श रेखा, उस बिंदु को मैंने केंद्र से मिला दिया। हाँ, केंद्र से मिला दिया, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल कितने डिग्री का कोण बन रहा था? हो गया 2 डिग्री का, 25 डिग्री का कोण बना था। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना था? हो गया यहाँ पर वास्तव में 2 डिग्री का कोण बना था। हाँ भैया, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस रेखा को मिलाई, दोस्तों यहाँ पर पूरा डिग्री, यहाँ पर वास्तव में 25 डिग्री का कोण बन रहा था। यहाँ पर 2 डिग्री का कोण बना था। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाली रेखा खींची है, वैसे ही ये कोण 2 बराबर भागों में बढ़ गया। यहाँ पर जो कोण बन रहा था वो 2 बराबर भागों में बढ़ गया, और यहाँ पर भी जो कोण बन रहा था वो 2 बराबर भागों में बढ़ गया। हाँ भैया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से हम किसी बाह्य बिंदु पर किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं और उस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले जो चतुर्भुज होगा, ऐसी स्थिति में बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या करेगी, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगी। इसी प्रकार दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बात आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब बहुत हो गया, 3 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, 3 कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। पहले आइए हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम जो अगला कॉन्सेप्ट बताया था उस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। 3 चीजें मैंने बताई है, तीन नहीं 4 चीजें मैंने बताई है। चारों चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। कह रहा है ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो और स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, तो बाह्य बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा PQ की लंबाई क्या होगी? हाँ भैया, तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, हाँ, जिस पर एक बाह्य बिंदु P से एक रेखा खींची गई है। एक बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। एक वृत्त है O केंद्र वाला। एक वृत्त है O केंद्र वाला। एक वृत्त है O केंद्र वाला। एक वृत्त है हमारा O केंद्र वाला एक वृत्त है। और इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। हाँ, और इस बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और इस स्पर्श रेखा को एक मिनट रुकिए। O केंद्र वाला एक हमारा वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। इस O केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हमारी PQ खींची गई है। मान लीजिए एक स्पर्श रेखा जो खींची गई है इस बिंदु पर खींची गई है। इस P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, मान लीजिए इस बिंदु पर खींची गई है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों O केंद्र वाला एक वृत्त है। हाँ, इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। दोस्तों हमें वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया गया है। स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लंबाई है वो PQ की ये 6 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या की लंबाई हमें क्या दी है? त्रिज्या की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी है। कह रहा है कि तो बाह्य बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा PQ की लंबाई PO की लंबाई क्या होगी? मतलब हमसे ये वाली लंबाई पूछ रहा है। तो यह कह रहा है कि बाह्य बिंदु P से अगर हम केंद्र से मिला देते हैं, बाह्य बिंदु P को हम केंद्र से मिला देते हैं, तो मिलाने वाली जो रेखा होगी उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई क्या होगी? आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि अगर स्पर्श बिंदु को, आपको चित्र ये पता है कि इस स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, अगर मैं स्पर्श बिंदु को, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि इस स्पर्श बिंदु को अगर मैं एक रेखा के द्वारा सेंटर से जोड़ देता हूं, तो जो हमारा त्रिज्या होगा उस पर ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी।
दोस्तों इस त्रिज्या पर दोस्तों अगर मैं इस बिंदु को केंद्र से जोड़ देता हूं तो ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्या पर इस पर सेकंड 90 डिग्री की कोण बनाएगी, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। समझ गए? दोस्तों ये क्या होगा, ये त्रिज्या है और इसकी लंबाई क्या दिया है, होगा 8 सेंटीमीटर दिया है। समझ गए? ठीक है दोस्तों, हमसे इस वाले ये वाले ओपी की लंबाई पूछ रहा होगा। दोस्तों ये क्या है, ये वास्तव में समकोण त्रिभुज है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में हमारा, दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। मतलब हमसे कर्ण की लंबाई पूछ रहा होगा। हाँ कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि लंब जब हमारा लंब 8 सेंटीमीटर होता है, आधार हमारा 6 होता है, तब हमारा जो कर्ण होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये जो हमारा ओपी है, मतलब ओपी जो है उसकी लंबाई वास्तव में, मतलब पीओ या ओपी जो है उसकी लंबाई वास्तव में 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कभी। हाँ इस पर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मतलब मैंने बता दिया था कभी। हाँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए आप चुटकियों में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। हाँ भैया ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को और देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। हाँ भैया, कह रहा है यदि पहली स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। हाँ भैया, तो एक वृत्त था और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है एक बाह्य बिंदु से P से। हाँ भैया, दोस्तों इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है एक बाह्य बिंदु P से। हाँ भैया, एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। दोस्तों एक सर्कल है, दोस्तों एक वृत्त है, दोस्तों एक मिनट रुकिए। दोस्तों एक वृत्त है और इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। हाँ हाँ, कह रहा है यदि पहले स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है, आप दे सकते थे जवाब तुरंत है, आपको अच्छी तरीके से पता है। कह रहा है कि यदि पहले कह रहा है कि इसमें से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है, 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी बाह्य बिंदु P से, किसी भी बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब आप मुझे बताइए, अगर इस बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, कहोगे बराबर होगी। मतलब अगर ये 15 है तो ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। हाँ भैया, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भी आप पढ़ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लीजिए और मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिए और इस पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको सोल्व। ठीक है, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से P से, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच का कोण जो होता है एक दूसरे के संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मैं चाहता तो जो आपको अभी को कॉन्सेप्ट बता के आया था वहीं पर बता दिया होता। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने अलग ही से रखा है। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, कह रहा है खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली दो त्रिज्याओं के बीच का कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, अर्थात कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक वृत्त है, मान लीजिए दोस्तों एक वृत्त है ये। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये एक सर्कल है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से इस बाह्य बिंदु से, मान लीजिए दोस्तों इस सर्कल पर इस बाह्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मान लीजिए एक सर्कल है हमारा और इस सर्कल पर एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है,
ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। आप मेरी बात से जहाँ तक सहमत हैं, तो हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। मैं कहती दोस्तों मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है। एक बात बताइए, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर दोनों स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं तो देखो, मैंने इस बिंदु को, इस स्पर्श बिंदु को मैंने केंद्र से मिला दिया। अब ना केंद्र से मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। यहाँ पर भी इसी प्रकार यहाँ पर भी इस बिंदु को मैंने केंद्र से मिला दिया। अब ना तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मैंने इस बिंदु को, इस बिंदु, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दिया तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं इस बिंदु को केंद्र से मिला दिया हूं तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। हो गया, हाँ, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया, हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है? दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, दोस्तों हमसे कॉन्सेप्ट में कह रहा था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का बनने वाला जो कोण होता है, ये वाला, और कह रहा है कि और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर दोनों त्रिज्याओं के बीच का बनने वाले कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच, मतलब अगर इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण x डिग्री है और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण y डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा, वो 180 डिग्री होगा। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है, आखिर तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होगा और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर केंद्र से दोनों त्रिज्याओं के बीच के बनने वाले कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। हमें दोस्तों प्रूव क्या करना होगा, हमें प्रूव करना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, कोण जो होता है, उन स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर दोनों त्रिज्याओं के बीच के बनने वाले कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही तो प्रूव करना है। हाँ, यही चीज हमें प्रूव करना है, यही चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो बढ़िया, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, दोस्तों इस सर्कल पर मैंने एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची। दोस्तों जहां पर टच कर रही है उस बिंदु को मैंने, दोस्तों जिस स्पर्श बिंदु पर दोनों स्पर्श रेखाएं टच कर रही है उस बिंदु को मैंने केंद्र से मिला दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं मिलाता हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, पी क्यू ओ आर को आप देख रहे हैं, हाँ, ये क्या है, ये वास्तव में चतुर्भुज है। हाँ, पी क्यू ओ आर को देख रहे हैं, हाँ, ये क्या है, ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है क्या? देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, तीन तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है, ये चतुर्भुज है, इनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि आमने सामने यहाँ पर अगर देखो तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी देखो तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों पर देखा, मतलब इन दोनों पर बनने वाले कोणों का योग देखा जाए तो 180 डिग्री है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री है और इस 360 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी 180 डिग्री है। इन दोनों कोणों की भागीदारी 180 डिग्री है। हाँ, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी कितनी होगी? इन दोनों कोणों की भी भागीदारी 180 डिग्री होगी। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री है और इस 360 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी 180 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है, मतलब कोण P और कोण Q का जो योग, मतलब कोण P और कोण Q का जो योग है 180 डिग्री है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि स्पर्श रेखाएं और इन त्रिज्याओं के बीच के बनने वाले कोणों का योग जो है वो क्या है? 180 डिग्री है। क्या है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच के बनने वाले कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। क्या है? 180 डिग्री है। यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का बनने वाला कोण, दो स्पर्श रेखाओं के, दोस्तों यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच बनने वाले कोणों का योग जो होता है, बनने वाले कोणों का जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब सब एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रहेगी, तो हाँ, ये सारी चीजें ध्यान रहेगी।
ये सारी चीजें ध्यान देंगे। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास अपने यही स्थगित करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। हमसे कह रहा है कि कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं PQ और PR खींची गई है। हाँ, PQ और PR खींची गई है। कह रहा है यदि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण QOR जो है 30 डिग्री है, तो ये दोनों स्पर्शरेखाओं PQ और PR के बीच बनने वाला कोण क्या हुआ। हाँ, दोस्तों एक वृत्त है और उस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखाएं PQ और PR खींची गई है। तो यहाँ कह रहा है हम PR खींची गई है। कह रहा है कि यदि वृत्त के केंद्र पर QOR जो है यहाँ पर बनने वाला कोण जो है, कह रहा है कि यदि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण QOR जो है 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण अगर 30 डिग्री है, तो कह रहा है कि दोनों स्पर्शरेखाएं PQ और PR के बीच बनने वाला कोण क्या हुआ। ये वाला कोण हमसे पूछ रहा था। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पर्शरेखाएं और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच बनने वाले कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों आपको चित्र ये बताया, यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री है। और इस 180 डिग्री में से देखें तो इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी। इस कोण की भागीदारी वास्तव में 150 डिग्री होगी। मतलब देखा जाए तो दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच के बनने वाला जो कोण है, वो कुल मिलाकर 150 डिग्री है। क्या है, 150 डिग्री है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी और ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।